ओके बच्चा लोग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा टू ऑल ऑफ यू। अब भाई सारे बच्चे ना, पहले तो एक चीज देखना, दीज आर द लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जून 24 एग्जाम्स। अब ये जो मैंने आपको एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, मैंने आपके लिए क्या करा बच्चा, जो आपके एमटीपी आरटीपी में से सबसे ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। आपको शायद पता होगा कि सीरीज 1 सीरीज 2 दोनों लॉन्च हो गई है आपकी, ठीक है। आपकी आरटीपी भी आ चुकी हुई है। तो जो एमटीपी और आरटीपी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए अवेलेबल हैं, मैं उसको सारा आपको क्लास में सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस जरूर अच्छे से करके जाइएगा बच्चा, बिकॉज ये लिस्ट, ये जो पीडीएफ है, ये मैं आप लोगों को ऐप में भी डलवा दूंगा। तो आपके पास क्या होगा, एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगी जो हमने करके जानी है। अब ऐसे ही एक क्लास हमारी मैथ्स की भी आएगी, जिसमें मैंने सारी जो एमटीपीज हैं, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जून 24 की होगा, जिसको मैं बेसिकली कहता हूं बेटा सुपर शॉर्ट 100 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं हर बैच को कराता हूं, आपको भी कराऊंगा। सुपर शॉर्ट 100 क्वेश्चंस क्या होगा कि वो एक आपके पास पूरा एक गेसवर्क होगा कि ये 100 क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने बेटा ये क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने हैं, जो लास्ट मिनट आपको बता रहा हूं। चलिए पहले स्टार्टिंग विद सम ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, हम इससे शुरू करते हैं। अब जैसे मुझे यहां पर बोला क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर ट्रू और फॉल्स। पहला है आपके पास, आपको पता है ये बड़ा पैटर्न अपना, पहला ट्रू, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया एंड विच आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये ट्रू है? नहीं, इसका आंसर क्या है? फॉल्स। तो फटाफट से लिख लें बेटा, थ्योरी के आंसर जो हैं वो आपको लिखने हैं और प्रैक्टिकल के आंसर मैं आपको खुद कराऊंगा। तो थ्योरी के आंसर मेरे साथ लिखिए, इसका आंसर है फॉल्स। एंड लिखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय आईसीएआई। ये ना हम पूरे एक प्रॉपर एग्जाम पैटर्न में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे सपोज कर लो हम एग्जाम देते हैं, हम कैसे लिखते हैं, उसी तरीके से अच्छे से लिखना। ये आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस है। ये जो क्लास होगी बेटा, ये सारी आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस है। अब आपको एक बात और बताता हूं, ये क्लास को मैं 2 सेक्शन में लूंगा। एक पार्ट आज होगा, एक पार्ट कल होगा, राइट। क्योंकि मेरे, आप देखोगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो सारे एक दिन में होंगे नहीं, ठीक है। ये देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, सारे एक दिन में नहीं होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्लास का पार्ट 1 आज, क्लास का पार्ट 2 कल होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर इशूड बाय आईसीआई। तो इसका जो आंसर है बेटा वो फॉल्स होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं करती। नेक्स्ट, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज अ रेवेन्यू रिसीव। देखो क्या कह रहे हैं, कहता है यार सब्सिडी मिलती है सरकार से। अगर मुझे सरकार से सब्सिडी मिलती, किसके लिए मिल रही है? वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बिजनेस के डेली एक्सपेंसेस। जो बिजनेस के डेली के एक्सपेंसेस को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो क्या मुझे सब्सिडी कोई एसेट के लिए मिल रही है? नहीं, मुझे सब्सिडी किसके लिए मिल रही है? रोज के खर्चे पूरे करने के लिए। तो बेसिकली बच्चा क्या है, वो हमारे लिए बिजनेस के रोज के खर्चे पूरे करने के लिए मुझे सब्सिडी मिल रही है। तो क्या ये मेरा रेवेन्यू रिसीप्ट है? यस, इट इज माई रेवेन्यू रिसीप्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है बच्चा इसका? ट्रू। आप लिखें बच्चा, दिस आंसर इज ट्रू, और इसका रीजन लिख लें, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। मैं आपको एग्जैक्टली उतना लिखवा रहा हूं जितना आपको एग्जाम में चाहिए। सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न is revenue received, is revenue received because it is for daily operational expenses of the business. It is for daily operational expenses ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस के डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए हम ये खर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर डेप्रीसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। अब एक बात सोचो,
रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ मेथड। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस क्या था? जिसमें डेप्रीसिएशन जो है वो हर साल कम होती जाती थी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन हर साल कम क्यों होती है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे एसेट की जो वैल्यू होती है ना, आपको पता है अगर वो कम होती जा रही है, उसकी डेप्रीसिएशन कम होती है, उसके रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है भाई। लॉजिक समझो, जितना एसेट पुराना होता जाएगा उतना एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा इंक्रीज होगा। तो वो ये बात कह रहा है वो ट्रू है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रीसिएशन तो कम होती है, दैट इज फाइन, बट हमारा साथ ही साथ क्या होता है, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर हमारे बढ़ जाते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो हम लिखेंगे यस, आंसर इज ट्रू। राइट डाउन, आंसर इज ट्रू। आगे रीजन लिखिए, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड depreciation reduces in later periods. Depreciation reduces in later periods, comma, however, repair maintenance increases in later periods. Full stop. Thus, depreciation and repair maintenance, have more or less uniform charge. बेटा प्लीज माइक ऑफ रखना अपना। Have more or less uniform charge throughout the life of the asset. Throughout the life of the asset. हाँ जी बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया? होता क्या भैया, डेप्रीसिएशन तो डिक्रीज होती है बट तुम्हारा रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ जाता है। उस कारण क्या होता है भाई कि ये अल्टीमेटली आपके पास कंपनसेट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट अगली कहानी, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। आप मुझे एक बात बताइए, बिल के रिटायरमेंट पे, बिल का रिटायरमेंट मतलब क्या? बिल को जब हम पे करते हैं, जब उसको हम रीपे करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट का मतलब मैं आज अपने ड्रॉई को बोलता हूं भैया मुझे पैसा दे दे, ड्रॉई बोलता है ठीक है सर मैं आपको पैसा दे दूंगा। बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो क्या आपको मैं पैसा थोड़ा जल्दी दे दूं तो आप मुझे डिस्काउंट दोगे? रिबेट याद है? रिबेट वर्ड क्या होता था कि भैया आप क्या मुझे डिस्काउंट दोगे? मैंने कहा हाँ भैया डिस्काउंट दे दूंगा तेरे को। तो अब मुझे बताइए, वो जो मैं रिबेट या डिस्काउंट ड्रॉई को दे रहा हूं, क्या वो उसके लिए इनकम है? यस, वो उसके लिए इनकम है। सो हमेशा याद रखना, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल is actually a gain for the drawee. Answer is true. So write down true, उसके आगे लिखिए any discount or rebate given at the time of repayment of bill, retirement का मतलब repayment भी होता है, at the time of repayment of a bill is always gain for drawee and loss for drawer. Is always gain for drawee and loss for drawer. Is always gain for drawee and loss for drawer. हाँ जी बच्चों, डन। नेक्स्ट आएंगे, बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। नहीं भैया, फॉल्स है, क्योंकि अगर एक पार्टनर मर भी जाता है तो बाकी पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लिखिए आंसर फॉल्स। फॉल्स क्यों? सर्वाइविंग पार्टनर्स, फॉल्स लिखकर, सर्वाइविंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स, आप सर्वाइविंग लिख सकते हो, रिमेनिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कैन कंटिन्यू द बिजनेस आफ्टर द डेथ ऑफ अ पार्टनर। कैन continue the business
after the death of a partner. Hence, it is not the end of partnership. Hence, it is not the end of partnership. ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट्स हाईलाइट टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. नहीं यार, एनपीओ याद करो, इट इज फॉल्स. जो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये फॉल्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ बताता है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. वो कभी ये नहीं बताता कि आपके पास, याद रखिएगा, वो सिर्फ आपको क्या बताता है, समरी ऑफ कैश बुक, कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट. वो कभी ये नहीं बताता कि भैया आपका इनकम क्या है, खर्चा क्या है. इनकम एक्सपेंडिचर बनता है अक्रूवल बेसिस पे, रिसीव पेमेंट बनता है कैश बेसिस पे. तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो लिखेंगे फॉल्स. राइट डाउन. रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसीव्स एंड कैश पेमेंट. Receipts and payment account is a summary of cash receipts and cash payment. It is a summary of cash receipts and cash payment. And it is prepared on cash basis. And it is prepared on cash basis. Hence, it never denotes income and expenditure. Hence, it never denotes income and expenditure. अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस करी है, इसमें जो हमने लाइंस मेंशन करी है वो मैक्सिमम 3 या 4 होंगी. आप चेक कर लो. तो मतलब हम लोग को जब एग्जाम में लिखना, बेटा प्रैक्टिस करते टाइम ये चीज दिमाग में रखना, डू नॉट राइट एक्सेसिव. मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस आपके लिए सफिशिएंट होती है. इज दिस क्लियर एवरीवन? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस इज सफिशिएंट फॉर यू. चलो नेक्स्ट आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बता रहा है, सारे बच्चे इसको चेक करना. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, insurance claim received on account of plant and machinery completely damaged by fire is a capital receipt. अरे नहीं, हाँ कि ना बोलो, बताओ पहले, कैपिटल रिसीप्ट होता है कि नहीं होता? बेटा मुझे एक बात बताओ, मशीनरी से रिलेटेड कोई आपके पास आ रहा है पैसा? और आप सारे बच्चे एक बात जानते हो, मशीनरी से रिलेटेड अगर पैसा आता है तो मशीनरी इटसेल्फ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. समझो, मशीनरी परचेस करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी बेचोगे तो कैपिटल रिसीप्ट है. अब ये एक हिसाब से इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है मतलब मशीनरी बिक रही है. भैया इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है मतलब मशीनरी बिक रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो बच्चों याद रखना, इसका आंसर क्या है फिर? ट्रू. तो लिखो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड on damage of machinery, insurance claim received on damage of machinery is not business operations income. Is not business operations income. Hence, it is a capital receipt. Hence, it is a capital receipt. तो आप खुद सोचो बेटा, ये क्या बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेशन की इनकम होती है? नहीं. तो ये हमारे लिए क्या है बच्चा? कैपिटल रिसीट. ठीक है, नेक्स्ट आगे. अब ये देखना बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है. बैलेंस शीट है एंजल लिमिटेड का. प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 15 लाख के थे, सिक्योरिटी प्रीमियम 105 लाख रुपए का था. अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. क्या अकाउंटेंट इसके एसपी के बैलेंस से
कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकता है? यस, मैं आपको बताता हूं। इफ यू रिमेंबर, हमारी ना एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, इफ यू रिमेंबर बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम सिक्योरिटी प्रीमियम या पीएल से राइट ऑफ कर सकते हैं, याद आ रहा आप लोग को? इसी तरीके से हम लोग यहां से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ कर सकते हैं। क्यों? बेसिकली क्या होता है बच्चा, मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। ये होते क्या है? फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो जितने भी फिक्टिशियस एसेट होते हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, एसपी को यूटिलाइज कर सकते हैं उनको राइट ऑफ करने में। और आपको एक चीज और बताता हूं, पीएल से पहले एसपी आता है। अगर एसपी में, एसपी समझ जाओगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर एसपी में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो फिर हम लोग पीएल यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं बच्चा, इसका आंसर है ट्रू। राइट डाउन, आंसर इज ट्रू। As per Companies Act 2013, the balance of security premium can be used to write off all fictitious assets. The balance of security premium can be used to write off all fictitious assets. To write off all fictitious assets. Hence, preliminary expenses can be, hence preliminary expenses can be written off with the balance of security premium, with the balance of security premium. चलो आ जाओ बेटा, तीसरा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। भैया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या बोलता था? किताबों में जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है सब दिखाओ। व्हाट वाज फुल डिस्क्लोजर? आपको याद कराता हूं। फुल डिस्क्लोजर कहता था कि किताबों में भैया जितनी भी आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है सब दिखाओ, बट ये मत करो कि बिजनेस के सीक्रेट्स को रिवील कर दो, ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर का एक एक्सेप्शनल होता है, एक एक्सेप्शन प्रिंसिपल होता है। कोई बच्चा बता सकता है? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी क्या कहता है? वो कहता है कि भाई किताबों में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाओ। फुल डिस्क्लोजर कहता है किताबों में सब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाओ। बट याद रखना, फुल डिस्क्लोजर कभी ये नहीं कहता कि किताबों में आप बिजनेस के सारे सीक्रेट ही रिवील कर दो। तो हमेशा याद रखना, यहां पर वर्ड उसने डाला है रेलेवेंट एंड रिलायबल, तो दैट मींस ये सही इंफॉर्मेशन को ही डिस्क्लोज करने को बोल रहे हैं। रेलेवेंट इज इंपॉर्टेंट, रिलायबल इज ट्रस्टवर्दी। तो क्या ये आपको सही बोल रहा है? यस, ये सही बोल रहा है। तो लिखेंगे ट्रू लिखने के बाद, एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, as per full disclosure principle, all relevant and reliable information, all relevant and reliable information must be disclosed in books, must be disclosed in books. ठीक है, आगे आइए। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो। आपको पता लग गया फॉल्स है, क्योंकि इसका मैं आपको रीजन नहीं लिखवाऊंगा तो आप लोग खुद भी लिख लोगे। आपको पता है बच्चा, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं भैया, एडमिशन के अंदर रीवैल्यूएशन बनाते हैं और वो ओल्ड रेशियो में बनता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आइए, डेबिट नोट। यार ये अब जो सिंपल वाले हैं उसके रीजन तो खुद ही लिख लोगे ना। ठीक है, डेबिट नोट इशूड आर यूज्ड टू प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक। बेटा ये भी फॉल्स है, मैं आपको बताता हूं। तुम ना अब एक काम करो, सारे बच्चे ना एक शॉर्ट फॉर्म याद करो, डीपीसीएस। ये मैं +1 में बच्चों को सिखाता हूं। डीपीसीएस क्या होता है बेटा? याद कर लो भैया, डेबिट नोट
for purchase return and credit note for sales return. तो आपको यह बात दिमाग में रखनी, डीपीसीएस डेबिट नोट हमेशा बनता है परचेज रिटर्न के लिए। बताओ इसका लॉजिक भी है, लॉजिक जानना चाहोगे बेटा? रट्टा तो मानना नहीं, अपने को लॉजिक भी चाहिए ना। तो सपोज कर लो बेटा, अगर मैंने आपसे गुड्स परचेज करे, अब जब मान लो बेटा मैंने वंश से गुड्स परचेज करे, मैंने वंश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्या बना दिया अपना, क्रेडिटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको वापस कर रहा हूं, इसको बेटा क्रेडिट कम नहीं करूंगा। क्रेडिट कम करने का मतलब क्या होता है, डेबिट करूंगा, तो मैं इसको क्या दूंगा, डेबिट नोट। बेटा समझ में आ रहा है? तो डेबिट नोट क्यों बोलते हैं परचेज रिटर्न के लिए, बिकॉज हम क्रेडिटर्स को कैंसिल करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न में आपको पता है नॉर्मली डेटर होता है, अब सेल्स रिटर्न करेगा तो बेटा वो डेटर को कम करेगा, डेटर्स को कम करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, इसलिए उसके लिए जाता है क्रेडिट नोट। याद कर लो डीपीसीएस, कभी मत भूलना। तो भैया डीपीसीएस अगर याद कर लोगे तो इसके अकॉर्डिंगली ये फॉल्स है। अब बाकी तुम स्टेटमेंट लिख लो कि डेबिट नोट जो होता है वो नॉर्मली किसके लिए इशू किया जाता है, परचेज रिटर्न के लिए। तो हमने लिखना क्या है, डेबिट नोट्स आर इशूड फॉर परचेज रिटर्न एंड नॉट फॉर सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट आर इशूड फॉर परचेज रिटर्न एंड नॉट फॉर सेल्स रिटर्न। इतनी सी बात लिखनी है। चलो अब आप मुझे बताइए अगला क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर्स वोटिंग राइट्स एंजॉय करते हैं कंपनी में? नहीं, वो कंपनी के ओनर नहीं होते। वो कंपनी के कौन है बच्चा, क्रेडिटर्स। तो लिख लीजिए फॉल्स, फॉल्स के आगे लिखो, डिबेंचर होल्डर्स नेवर एंजॉय वोटिंग राइट्स बिकॉज दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। दे आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। बट देखो मैं तुम्हें ना चाहता तो मैं इसकी आंसर की भी दे सकता था, बट मैं जानबूझ के तुमसे ना क्लास में लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी एक हैबिट बनेगी, एक प्रैक्टिस होती है, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो सारे बच्चे बेटा पहले बताओ यहां तक थ्योरी के क्वेश्चंस क्लियर है, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के क्वेश्चंस है, मैंने वो नहीं डाले। आई एम पुटिंग अप ओनली सम क्वेश्चंस व्हिच हैज सम पॉइंट। अपनी एमटीपीज में या आरटीपीज में ना कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आप देखोगे मैंने वो यहां डाले नहीं है, वो तुम लोग खुद भी कर सकते हो। जैसे अब डेप्रिसिएशन के कुछ क्वेश्चंस थे व्हिच आर वेरी वेरी सिंपल, मैंने यहां डाले ही नहीं, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिए जो अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो मतलब ये मत करना उसको इग्नोर कर जाना, उसको इग्नोर नहीं करना है, राइट, ओके। चलिए मूविंग ऑन टू अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमारे पास क्या कहानी होती थी, आपको थोड़ा याद कराता हूं। इसमें ना एक टर्म होती थी जिसमें हम कहते थे अगर मैं एरर को रेक्टिफाई कर रहा हूं नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड में, किसमें कर रहा हूं, अगले ट्रेडिंग पीरियड में, इसका मतलब होता था कि मैंने यहां पर नॉमिनल अकाउंट्स के लिए पीएल एडजस्टमेंट को डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है। आई मीन टू से आई विल यूज द वर्ड पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रेक्टिफाइंग ऑल द एरर्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। याद आ गया, ये फंडा था इसके अंदर। अब जैसे आपको लिखा है टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ वन पेज 5615 was carried forward to next page as 6551। मुझे एक बात बताइए बच्चा, अपने कैलकुलेटर्स निकाल लेना बेटा, we'll be needing it। क्वेश्चन 3, अब आप समझो हम लोग को क्या करना होता था बेटा। सबसे पहले एक मिनट भाई, आप लोग को वो चीजें याद होंगी, हम लोग रफ में करते थे, रफ में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, ये आप रफ में कर सकते हो, बट आपका जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। आपका जो मेन आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, दैट विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। आपका जो बेसिकली चेक किया जाएगा जर्नल के फॉर्मेट में इसको करना है, ठीक है, याद रखना आपका मेन आंसर ये है। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने परचेजेस को 5615 से 6551 कर दिया। परचेजेस नॉर्मली आप डेबिट करते हो, कितना करना था 5651, मैंने क्या कर दिया, मैंने परचेजेस को वहां पर कर दिया भाई 6551।
अब बेटा मैंने परचेज को ओवरकास्ट कर दिया, तो मैं रेक्टिफाई कैसे करूंगा? मैं परचेजेस को कम करूंगा और यहां पर सस्पेंस को उसके बदले डेबिट करूंगा। अब परचेज को मैं क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ये नॉमिनल अकाउंट वाला फंडा इसमें लगेगा, तो मुझे उसके बदले वर्ड क्या यूज करना है? पीएल एडजस्टमेंट। सो मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस आएगा 936। समझ में आ गया बच्चों को? सो डिफरेंस वुड बी 936 रुपीज। ओके, नेक्स्ट आपको लिखा है टोटल ऑफ 462 was entered in sale book as 642 and posted to the credit of customer. Now understand this very carefully. एक 462 की मैंने सेल्स करी, तो मुझे एंट्री करनी थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और मुझे बेटा एंट्री दिखानी थी 462 से। मैंने क्या करा, मैंने सेल बुक में 642 दिखा दी, मतलब सेल्स को मैंने क्या करा बेटा 642 दिखा दिया। नाउ मैंने कस्टमर को डेबिट करने की बजाय मैंने क्रेडिट कर दिया। अब कस्टमर को भी मैंने क्या करा बच्चा, डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया। और ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर द फंडा, इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। आपको याद होगा हमने जब यहां पर वर्ड लिखा है कि हमने यहां पर बुक में गलती करी, बुक का मतलब होता है बेटा कस्टमर में भी तुमने अमाउंट गलत ही डाला है। आई होप इट इज क्लियर। हमने कस्टमर में भी अमाउंट गलत ही डाला है। सो हम लोगों ने क्या करा, हमने कस्टमर को गलती से भाई एक तो उसको डेबिट करना था, वो तो करा नहीं, ऊपर से कस्टमर उठा के कर दिया क्रेडिट। अब तुम क्या करोगे, तुम पहले कस्टमर को डेबिट करोगे, कितने से? 462 प्लस 642 1104। समझो ना बच्चा, कस्टमर को डेबिट करना था, वो तो करा नहीं, ऊपर से उसको कर दिया क्रेडिट। भैया कैंसिल करने के लिए कस्टमर को 1104 से डेबिट करेंगे। आपको समझ में आया कैसे? 462 से उसको डेबिट कर दिया और ये कैंसिलेशन के लिए करा। क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ होल्ड ऑन। अब मैंने सेल्स को मैंने ओवरकास्ट कर दिया। सेल्स को अगर आप देखते हो मैंने ओवरकास्ट करा, तो मुझे सेल्स को कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, बट मैं सेल्स तो लिख नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, 642 और 462 का जो डिफरेंस आता है दैट इज 180, मैं इसको डेबिट करूंगा। और सामने क्या आ जाएगा बच्चा? सस्पेंस। सस्पेंस कितना? 1284। 1284। किसी को डाउट तो नहीं है ना? यहां तक पूछ लेना बेटा, कोई डाउट होगा तो अपने आप ही। ठीक है, आगे सुनो। हमने एक रिटर्न करा क्रेडिटर को 300, उसको एंटर कर दिया रिटर्न इनवर्ड्स बुक में। अच्छा, और क्रेडिटर अकाउंट को करेक्टली पोस्ट करा है। नाउ व्हाट इज ट्राइंग टू से, अंडरस्टैंड करो। जब तुम किसी क्रेडिटर को रिटर्न करते हो, एक मिनट, क्रेडिटर को रिटर्न करा मतलब परचेज रिटर्न की बात चल रही है, तो मतलब मेरे को बेसिकली एंट्री करनी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब समझो मैंने क्या कर दिया भाई साहब, 300 रुपए से, काका जी 300 रुपए से मेरे को एंट्री करनी थी। मैंने क्या करा, मैंने उसको रिटर्न इनवर्ड बुक में डाल दिया। मतलब एक तो बेटा मैंने क्रेडिटर को तो ठीक डाला है, क्रेडिटर में कोई गलती नहीं करी। मैंने यहां पर सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, इनफैक्ट मैंने क्रेडिट कुछ नहीं करा। अच्छा, ये अंडरस्टूड कर लेना कि पहली मेरी कौन सी होगी, करेक्ट, दूसरी कौन सी होगी, रॉन्ग, तीसरी कौन सी होगी, रेक्टिफाइंग। तीसरी हमारा आंसर होगा मेन। ठीक है, तो अब यहां पर आप समझ जाओ कि क्रेडिटर्स में कोई मिस्टेक नहीं है। परचेज रिटर्न को मुझे इनफैक्ट क्रेडिट करना था, मैंने नहीं करा हुआ, बट मैं परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की बजाय मुझे क्या वर्ड लिखना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ये जो सेल्स रिटर्न मैंने गलती से डेबिट करा है, इसको भी मैं कैंसिल करूंगा, इसको मैं क्रेडिट करूंगा, तो मुझे एक 300 और पीएल एडजस्टमेंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब मेरी एंट्री हो गई सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, कितने अमाउंट से भाई, 600। मेरी कितनी एंट्री हो गई बेटा, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट कितना हो गया, 600। ओके, नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम गीत 895 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मीत। देखो आपको गीत से कैश मिला, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी कैश टू गीत।
कितना 895। आपने कैश में कोई मिस्टेक नहीं करी है, आपने उल्टा मीत को डेबिट कर दिया, कितने से 895 से। दैट मींस आपने क्रेडिट कुछ नहीं करा। अंडरस्टूड भाई। अब आपने करना क्या है, गीत को आपने क्रेडिट करना था, आपने नहीं करा हुआ। मीत को आपने बिना वजह डेबिट करा हुए, मीत को आप कैंसल करने के लिए क्रेडिट करोगे और सामने क्या आ जाएगा, सस्पेंस। अब इसमें अगर आप नोटिस करोगे, देयर इज नो मिस्टेक इन नॉमिनल अकाउंट, सो आई एम नॉट यूजिंग पीएल एडजस्टमेंट आउट हियर। कहीं पे भी मैं पीएल एडजस्टमेंट या कहीं पे यूज नहीं कर रहा। नेक्स्ट आगे देखिए, गुड्स वर्थ रुपीज 1400 वर डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो एंट्री वॉज इनवॉइस, बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। देखो, डिस्पैच टू कस्टमर मतलब कस्टमर को यार हमने सेल करी होगी, और हमने सेल करी मतलब हमने इनवॉइस नहीं दिया, साथ में बिल नहीं काटा, बिल नहीं काटा मतलब सेल्स को क्रेडिट नहीं करा। सिंपल सा फंड है। तो मेरे को बेसिकली एंट्री करनी क्या थी, मेरे को एंट्री करनी थी कस्टमर टू सेल्स। अब मैंने कस्टमर टू सेल्स ये एंट्री सोचा था करूंगा, बट मैंने तो एंट्री करी नहीं। अब मैं यहां पर कस्टमर को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 1400 से, बट मैं सेल्स तो लिख नहीं सकता, तो उसके बदले वर्ड क्या यूज करूंगा बच्चों, पीएल एडजस्टमेंट। क्या वर्ड यूज होगा, पीएल एडजस्टमेंट। सो आई विल राइट कस्टमर टू सेल्स पीएल एडजस्टमेंट। सेल्स के बदले पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, गुड्स, ये बहुत अच्छी एंट्री, बेटा ध्यान से देखना। गुड्स मैंने भेजे 1600 रुपए के सेल और रिटर्न बेसिस पे कस्टमर को, उसको मैंने पहली बात गलती से ना सेल बुक में डाल दिया। पहली बात, बच्चा जब किसी को सेल और रिटर्न के लिए गुड्स देते हो ना, तो वो सेल्स नहीं होती, राइट। तो मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको सेल्स बुक में डाल दिया। नाउ दिस इज अ मिस्टेक आई हैव कमिटेड। मैंने उसको सेल्स बुक में डाल दिया। कस्टमर जो है उसके पास ऑप्शन था कि वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है, और मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है बेटा, 20%। अब आप एक चीज सोचो, पहली बात ये एक्चुअली में सेल नहीं है, ठीक है, तो मैं उसकी सेल को पहले करूंगा कैंसिल। जब मैंने इसको सेल बुक में डाला होगा तो मैंने एंट्री क्या करी होगी, अंडरस्टैंड कर दो बच्चा, एंट्री करी थी मैंने कस्टमर टू सेल्स, ये कर दी। क्या वो एक्चुअली में सेल्स थी, नहीं। तो मुझे एक तो पहले इसकी रेक्टिफाइंग कैसे करनी, देखो रेक्टिफाइंग कैसे करनी, मुझे एक तो रिवर्स करनी है एंट्री, मुझे करना है सेल्स टू कस्टमर, कितने से, 1600 से। बट आप मुझे बताओ, क्या मैं सेल्स को प्रैक्टिकली डेबिट कर सकता हूं, नहीं। मुझे सेल्स के बदले वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा, पीएल एडजस्टमेंट। हाँ जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, होल्ड ऑन, बट दिस इज माई स्टॉक लाइंग विथ कस्टमर, ये तो मेरा स्टॉक है, सो दिस शुड बी एडेड टू माई क्लोजिंग स्टॉक, राइट। इसको मुझे अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना चाहिए। तो मुझे एंट्री क्या करनी है, मुझे स्टॉक को डेबिट करना है। नॉर्मली हम करते हैं स्टॉक टू ट्रेडिंग, बट अब ट्रेडिंग नहीं करना, अपने वर्ड क्या यूज करना है, पीएल एडजस्टमेंट। एक मिनट, बट एक रूल होता है, स्टॉक को तो रिकॉर्ड करना है कॉस्ट प्राइस पे। तो आपके पास 1600 में से 20% जो है 1600 का आपको प्रॉफिट मार्जिन लेस करना पड़ेगा, 1280 का आपका स्टॉक का आ जाएगा अमाउंट। बच्चों इज दिस डन, ठीक है। नेक्स्ट आगे सुनो, सेल ऑफ गुड्स करी दीप को 6000 की, उसको रिकॉर्ड नहीं करा। अरे यार तो सिंपल है ना। अब आप सोचो, आपने सेल करी, किसी को रिकॉर्ड नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं करा तो फिर आपको नॉर्मल उसको, अच्छा सॉरी एक एंट्री पर मिस हो गई, आई एम सो सॉरी। 5000 ड्यू करा माइनस को, उसको ट्रायल बैलेंस में, ये डेटर है, देखो ना, ड्यू फ्रॉम मतलब क्या, डेटर है, उससे पैसा लेना है। अब डेटर को रिकॉर्ड नहीं करा तो एंट्री क्या होगी, डेटर्स टू सस्पेंस। सिंपल भाषा में इसको रिकॉर्ड करो, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, डेटर्स को डेबिट करोगे टू सस्पेंस, अमाउंट कितना, 500 रुपए का,
ये रिकॉर्ड कर लिया। अब आप अगले में आ जाओ, हमने सेल रिकॉर्ड नहीं करी। अब सेल रिकॉर्ड नहीं करी तो फिर आपको करना चाहिए दीप टू सेल्स। तो दीप टू सेल्स तो लिख नहीं सकते, उसके बदले वर्ड क्या यूज होगा, पीएल एडजस्टमेंट। अब पीएल एडजस्टमेंट जो है वो आपने यूज करना है। अमाउंट कितना है, 6000। अब आप लोगों ने लास्ट में क्या करना है, सिर्फ इसमें एक पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद जो उसका बैलेंस आता है वो किस में डालना होता है, कैपिटल में। याद आ रहा है बेटा? अब मैं इतना उम्मीद करूंगा कि ये आप लोग खुद कर लेंगे। एक पीएल एडजस्टमेंट का लेजर बनाना है, वो लेजर बनाने के बाद जो बैलेंस आता है वो आपने कहां डाल देना है, कैपिटल में। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, रुको, ये हमारा एक बिग शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। बेटा मुझे पहले सारे बच्चे बताओ, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? जल्दी से। अपने अपने थम्स अप करते जाओ बच्चा, इफ एनीबडी हैज अ डाउट। बेटा जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, अब सुनो, एक ये क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन बेटा। यहां पर क्या है, मानस ने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करा है और उसका नेट प्रॉफिट है 32 लाख का। अच्छा, उसने क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 30 लाख रुपीस का। आपको ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी है उन्होंने, आपको लिखा है, ध्यान से देखिएगा, आपको लिखा है परचेजेस 1,20,000 की थी। ये ना कुछ नई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स थी, उसके लिए करी थी। अब मैंने ये परचेजेस को, मतलब एक्चुअली में ये आप देखोगे तो फिटिंग्स की परचेज एसेट होता है। अब मैंने एसेट की परचेज को भाई क्या करा, परचेज में इंक्लूड कर दिया, गलत करा। ठीक है, आगे सुनिए, मानस ने क्या करा भाई, उसने ना गुड्स दिए फ्री सैंपल्स के तौर पे। तो 3,20,000 के गुड्स थे फ्री सैंपल्स। अच्छा, इसकी आपने एंट्री नहीं करी। फिर बोलता है 20 लाख रुपए का इनवॉइस था, आपने इसको 25 मार्च के अंदर एंटर करा, बट आपने गुड्स को स्टॉक में नहीं लिया। मतलब कोई आपकी परचेजेस होगी बेसिकली, बोलता है आपने क्या करा, आपने इसको स्टॉक में ऐड नहीं करा। मतलब बेसिकली एक परचेजेस थी, इसको स्टॉक में आपने इंक्लूड नहीं करा। अच्छा ठीक है, फिर गुड्स 16 लाख रुपए के आपने बेचे और डिलीवर करे, और इसको बेसिकली आपने क्या करा, इसको सेल्स में रिकॉर्ड करा 6 अप्रैल में अगले साल। दैट मींस एक 16 लाख की सेल थी, इसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, अनरिकॉर्डेड सेल हो गई। फिर गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख के थे, सेंड करे सेल और रिटर्न बेसिस में, उसका ये प्रॉफिट मार्जिन है। अप्रूवल आपके पास आ गया अप्रैल में, बट उसको हमने सेल्स गलती से ले लिया मार्च की। एक मिनट, क्या ये मार्च की सेल है? नहीं, ये तो सेल ही अपने पास किसकी है, अगले साल की। तो ये तो इस साल की सेल लेनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे सही नेट प्रॉफिट निकाल के सही स्टॉक की वैल्यू निकालनी। तो पहले एक काम करते हैं बेटा, इसका सही नेट प्रॉफिट निकालते हैं। समझो, यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग को सही नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है? बच्चों, इट इज पीएल एडजस्टमेंट। मेरे को क्या करना है, पहले नेट प्रॉफिट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है कितना, 32 लाख, 32 लाख आ गया। इसको मुझे ठीक करना है, दिस इज माई रॉन्ग नेट प्रॉफिट, इसको ठीक करना है। क्या लिखा है, 1,20,000 रुपया आपकी नई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की कोई परचेजेस में आपने इंक्लूड करा। बट आप परचेज में इंक्लूड करा मतलब मुझे परचेज से माइनस करना है। अब मैं डेबिट से माइनस करूं या मैं इसको क्रेडिट साइड पे शो करूं, ये फिटिंग्स हैं, बात तो एक ही है ना बच्चा, राइट? तो मैंने क्या करा, इसको मैंने क्रेडिट साइड पे शो कर दिया। फिर मानस ने फ्री सैंपल्स के तौर पे गुड्स दिए। एक मिनट, व्हेन गुड्स आर गिवन एज फ्री सैंपल्स, आपको पता है एक परचेज में से माइनस होता है। अगेन परचेज से माइनस नहीं करने की जगह मैं यहां क्रेडिट साइड पे शो कर देता हूं। फ्री सैंपल्स कितना, 3,20,000। फिर आपको पता है इसको हम लोग पीएल के डेबिट साइड पे भी शो करते हैं एज एन एडवर्टीजमेंट। तो पीएल के डेबिट साइड पे शो करोगे एडवर्टीजमेंट के तौर पे, तो बच्चा ये 3,20,000 पे आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आ गया।
इज दिस डन एवरीवन? ठीक है जी, आगे सुनो। फिर क्या लिखा है, एक 20 लाख का कोई सेल था, उसको मैंने स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं करा। सॉरी, परचेजेस थी, उसको मैंने स्टॉक में इंक्लूड ही नहीं करा। तो बेटा ये जो स्टॉक है, याद रखना, इसको अगर इंक्लूड नहीं करा तो ये 20 लाख से मेरा स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉक बढ़ गया। फिर नेक्स्ट आपको बोला हुआ है 16 लाख की सेल थी, बट आपने इसको क्या करा, इसको डिलीवर तो हो गया, बट आपने इसको सेल ले लिया है बेसिकली अप्रैल में, मतलब इस साल की सेल है, दिखाई नहीं। तो इस साल की सेल अगर नहीं दिखाई तो सेल्स जो आपने ओमिट करी है, सेल्स किधर आती है बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। हाँ जी बच्चों, इज दिस डन? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, आपको आगे क्या लिखा है, 6 लाख के गुड्स थे, इसको मैंने सेल मान लिया, बड़ी गलत है ना बच्चा। सेल मानने का मतलब आपने सेल बढ़ा दी। एक मिनट, आपको ना अप्रूवल बेसिस के अंदर आपको हमेशा ट्रीटमेंट याद रखना। अगर आप सेल बढ़ाते हो तो सेल आप बढ़ाते हो सेलिंग प्राइस से, फोकस करना बेटा। सेल बढ़ाते हो किससे? सेलिंग प्राइस से बढ़ाते हो। तो सेल कम करने के लिए मुझे डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सेल ऑन अप्रूवल। आई होप इट इज क्लियर। सेल ऑन अप्रूवल बेटा, तुम लोग को सेल कम करना है। सेल को कम करने के लिए क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? डेबिट साइड। फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट याद रखो, अप्रूवल के 4 ट्रीटमेंट होते थे। सेलिंग प्राइस रिड्यूस फ्रॉम डेटर्स, सेलिंग प्राइस रिड्यूस फ्रॉम सेल्स, कॉस्ट प्राइस एडेड टू क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। ये वही ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं। अब पहली बात, मुझे सेलिंग प्राइस 6 लाख तो बेटा कॉस्ट प्राइस है, उसमें 1/3 मुझे ऐड करना पड़ेगा पहले प्रॉफिट मार्जिन। सो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 8 लाख रुपया। अब जो कॉस्ट प्राइस है सेल ऑन अप्रूवल का, उससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। बच्चों अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, सारे बच्चे याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मैं क्रेडिट साइड पे शो कर दूंगा। डन हो गया? ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस आएगा, दैट बैलेंस इज टर्म्ड एज माय एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। ये मेरा सही वाला नेट प्रॉफिट होगा जो मुझे पहले निकालना है। चलो बच्चे बताओ बेटा कितना आया, कैलकुलेटर से अपने कैलकुलेट करो, खुद खुद करो बच्चे, जैसे हम एग्जाम में करेंगे, तभी प्रैक्टिस होगी। जल्दी से। ओके जी, 67,20,000। ओके डन। अब सुनो, उसने क्या बोला है, आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी बताना है। भाई आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, जो स्टॉक मुझे गिवन है 31 मार्च 2024 को, देखो वो 30 लाख रुपए आपको गिवन है, चेक करो। अगर तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो, 30 लाख का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ये डन है। अच्छा पहले एक चीज नोटिस करो, ये परचेज करी थी, क्या मैंने इसको इंक्लूड करा? नहीं। अब इसको इंक्लूड करूंगा तो बच्चा ये परचेजेस मेरा स्टॉक बढ़ा देगी। 20 लाख की परचेजेस आ गई। ओके, अब ये जो गुड्स विद कस्टमर थे, ये भी मेरा स्टॉक बढ़ाता है। तो जो गुड्स विद कस्टमर्स हैं, जिसको हम कहते हैं सेल और अप्रूवल बेसिस पे, क्या ये मेरा स्टॉक बढ़ाता है? यस, ये भी मेरा स्टॉक बढ़ा देता है। तो ये सारा कुछ करने के बाद मेरे पास आज क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया है, 56 लाख रुपीस। चेक कर लो, 56 लाख रुपीस बच्चा। ओके,
आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, एनीबडी हैज अ डाउट प्लीज डू आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बीआरएस. भाई अब इसको ध्यान से देखना, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है आपके पास. आपको ना पासबुक के बैलेंस में ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है. ये क्वेश्चन बेसिकली मेरा आपको ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में डालने का लॉजिक क्या था, खाली इसकी लैंग्वेज, ओनली द लैंग्वेज, रेस्ट द क्वेश्चन इज वेरी इजी. अब आप समझो, हम लोग इसको अपने मेथड से करेंगे बेटा, प्लस माइनस. क्वेश्चन 5 ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस. पासबुक का ना ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, चेक करो. पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज गिवन एज 1,34,300 भाई. सो 1,34,300 will be posted to minus side. It's an overdraft if you remember the method. Okay. Now understand करें. पहला एक चेक 4320 का, ध्यान से समझना. पासबुक में पहले क्रेडिट हुआ. क्रेडिट होने का मतलब कहीं से पैसा आया. पैसा आया तभी क्रेडिट होता. पासबुक क्रेडिट कब होती है? जब पैसा आता है. फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको डेबिट करा दोबारा. डेबिट दोबारा कब करा? 1 अप्रैल में, मतलब अगले साल. डेबिट होने का मतलब डिसऑनर हो गया. सोचो ना, पहले मुझे पैसा आया तो मैंने क्या करा भैया, इसको पहले क्रेडिट कर दिया, फिर दोबारा डेबिट करा, मतलब वो क्या हो गया? डिसऑनर. मतलब एक चीज कंफर्म हो गई, चेक डिसऑनर हुआ. अब चेक डिसऑनर का मुझे कब पता लग रहा है? अगले साल. इस साल नहीं पता लग रहा. मुझे पता लग रहा है भैया चेक डिसऑनर का कब? अगले साल. इस साल नहीं मुझे पता लगा. वहां पर कैश बुक में मैंने कोई एंट्री नहीं करी थी डिसऑनर की. 15 अप्रैल को मैंने डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में करी. अब तुम ध्यान से देखो, डिसऑनर इज रिकॉर्डेड इन पासबुक नेक्स्ट ईयर, कैश बुक नेक्स्ट ईयर. डिसऑनर अगर एक बुक में 31 मार्च के पहले रिकॉर्ड हुआ होता तो प्रॉब्लम आती है. अब डिसऑनर दोनों बुक्स में रिकॉर्ड करा अगले साल. अगले साल रिकॉर्ड करा तो भाई इस साल तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं, तो एंट्री आएगी नहीं. क्योंकि बीआरएस में एंट्री तभी आती है व्हेन यू रिकॉर्ड द एंट्री इन वन बुक एंड नॉट इन द अदर बुक. तभी बीआरएस में एंट्री आती है, अदरवाइज बीआरएस में एंट्री नहीं आती. ओके, नेक्स्ट. बैंकर्स ने उनका अकाउंट क्रेडिट करा 11,200 से. एक मिनट, बैंकर्स ने अगर अकाउंट क्रेडिट करा 11,200 से, मैं आपको एक मेथड आपको याद होगा सिखाता आता था कि आप ऐसे बना लो. अब मुझे बताओ, अगर पासबुक गिवन है, मैंने सारा सम किसके बेस पे करना है? कैश बुक के बेसिस पे. अगर बैंकर ने बोला भाई कि मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट करता हूं, तो बैंकर ने मेरी पासबुक को प्लस कर दिया. अब भैया पासबुक अगर हो गई है प्लस, इंपैक्ट मैंने किस पे देखना है? कैश बुक पे. तो मैं क्या करूंगा? उसको माइनस करूंगा. 11,200 को माइनस में डाल दो. ठीक है, एक मिनट. ऑन द अजम्पशन कि तुम स्टेटमेंट्स लिख लोगे, राइट? इतना तो कर ही सकते हैं, स्टेटमेंट लिखना. 82,000 का चेक था, कोई टीना आंटी ने पे करा कैश में, एंड चेक था 31 मार्च का. चेक 30,000 के कलेक्ट हुए 7 अप्रैल को. एक मिनट, कोई 82,000 का चेक था, पेड इन बाय टीना इन कैश, ओके, एंड बाय चेक. मतलब उसने मुझे 82,000 रुपीज देना था. उसमें से 30,000 का जो चेक है ना, वो मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है 7 अप्रैल को, मतलब अगले साल. दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली चेक रिसीव्ड बट नॉट येट क्रेडिटेड इन पासबुक. मतलब ये मुझे चेक मिला पीसीआर का. सर ये 82 का क्या करना है? कुछ नहीं करना, बिकॉज वी आर गोइंग टू रेक्टिफाई ओनली द मिस्टेक इन बीआरएस. दैट इज, जो हमने अगले साल करा है वो हमारी मिस्टेक है. जो एंट्री हमने एक बुक में रिकॉर्ड करी, दूसरे में रिकॉर्ड नहीं करी, वो हमारी गलती है. अब जैसे 30,000 रुपया मैंने यहां पर अल्टीमेटली कलेक्ट करा, तो ये बेसिकली क्या है? पहले मुझे पैसा आया तो कैश बुक क्या हो गई? प्लस. इफेक्ट किसके ऊपर देखना है? कैश बुक पे देखना है.
तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले प्लस कर लूंगा। तो 30,000 बच्चा मेरे पास किधर चला जाएगा, सीधा प्लस में। आगे एक चेक था 31,200 का, ड्रॉ करना मतलब इशू करना, बट इसमें से 10,000 के इनकैश हुए 3 अप्रैल को। बच्चे एक मिनट, चेक इशूड में कैश बुक क्या होती है, माइनस। अब आपने इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कैश बुक पे देखना है, तो आप इस 10,000 को क्या करोगे, माइनस करोगे। बट ये एंट्री बेटा 10,000 से ही होगी, क्योंकि याद रखना जो अगले साल जाता है वही बीआरएस पे आता है। अच्छा, बैंकर ने आपको रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, एक मिनट सोचो, बैंकर ने आपको रॉन्ग क्रेडिट दे दिया, तो बैंकर ने आपकी पासबुक को प्लस कर दिया, पासबुक प्लस हो गई। इफेक्ट किसके ऊपर देखना है, कैश बुक पे। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 2,000 को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, आगे सुनो। अच्छा, बैंकर ने आपको चेक से रॉन्ग डेबिट दिया। रॉन्ग डेबिट का मतलब क्या होता है, रॉन्ग डेबिट का मतलब होता है बेटा पासबुक माइनस हो गई। इफेक्ट किस पे देखना है, कैश बुक पे। क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। आगे एक चेक 4,000 का एंटर करा कैश बुक में, बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। एक मिनट, कैश बुक में एंटर कर दिया, बैंक में जमा नहीं कराया। कैश बुक में एंटर करना मतलब आपके पास जो चेक है वो आपने रिसीव करा तो कैश बुक क्या हो गई, प्लस। इंपैक्ट मुझे कैश बुक पे देखना है, तो मैं 4,000 को क्या करूंगा, प्लस ही कर लूंगा। बच्चों सबको समझ में आ रहा है? आगे सुनो, एक बिल रिसीवेबल था 20,800 का, आपका ना डिसऑनर हो गया था, डिस्काउंट था उस पर 800 रुपए का। अच्छा, बट उसका डिसऑनर का मुझे पता लगा अप्रैल में। अब आप सोचो बेटा, डिसऑनर हो गया था, मैं एग्री करता हूं, डिसऑनर हो गया था, आई एग्री। बट मुझे बताओ, डिसऑनर से पासबुक क्या होती है, माइनस। डिसऑनर से पासबुक क्या होती है, माइनस। इफेक्ट किस पे देखना है, कैश बुक पे। क्या करूंगा बेटा, इसको 20,800 को। बच्चों आई एम सॉरी, प्लस, आई एम सॉरी बच्चा, मैंने गलती से वहां लिख दिया। पासबुक क्या होती है, माइनस। मैंने इफेक्ट किस पे देखना है, कैश बुक पे। क्या करना है, इसको प्लस। अच्छा जी, आगे एक बिल। अच्छा, ये याद है, ये एंट्री बच्चों को बहुत तकलीफ देती है हर बार। एक 40,000 का बिल है, उसको रिटायर करा, मतलब पे करा। रिबेट कितना है, 700, बट आपने फुल अमाउंट बैंक कॉलम में डाल दिया। मैं एक बार ये एंट्री दोबारा समझाता हूं, आखिरी बार। भाई ये क्या कहानी होती थी, जब आप बिल की पेमेंट करते हो तो कैश बुक में आपकी अमाउंट जानी चाहिए 40,000 माइनस 700। दैट मीन्स कितनी होनी चाहिए थी, 39,300। ये अमाउंट जानी चाहिए थी। आपने क्या करा, आपने गलती से पूरा 40,000 रिकॉर्ड कर दिया। दैट्स अ मिस्टेक। आपने क्या करा बेटा, आपने गलती से पूरा 40,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब आपने कैश बुक को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितने से ज्यादा माइनस करा, आपने 700 से ज्यादा माइनस कर दिया। अब इफेक्ट तो मैंने कैश बुक पे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। कितने से, 700 से। बच्चों अंडरस्टूड द एंट्री? आगे सुनो, मैंने चेक था 9,600 रुपए का, डिपॉजिट कराया बैंक में, बट उसको अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। एक मिनट, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा मतलब पासबुक में रिकॉर्ड हो गया होगा, लिखा भी है, बैंक ने कलेक्ट करा उसको 31 मार्च को। तो अब आप मुझे बताइए, मतलब पासबुक प्लस हो गई है, बट कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस। अब बच्चे क्या करें भाई, तुम इसका आंसर निकालो। इसका आंसर जो है ऑब्वियसली माइनस बड़ा होगा, तो वो आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। और कैलकुलेट करो कितना आता है, चलो आप बताओ। 1,11,000। ओके, ये लो बच्चा। हाँ जी बच्चों, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो भाई, गुड।
मतलब हम लोगों को किसी भी बच्चे को अभी अपने को यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब समझो, आपको याद है हमारा एक फेवरेट चैप्टर होता था सिंगल एंट्री, दैट इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फेवरेट टॉपिक है हम लोग का। उसके ऊपर मैंने यहां एक क्वेश्चन डाला है, ध्यान से देखना। लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसी लाइन से पता लग जाता भैया क्वेश्चन सिंगल एंट्री का। अगर एक बंदा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रहा, मतलब वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, सिंगल एंट्री का। वो कहता है बट उसने क्या करा, ही मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो इज एबल टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है, जैन 31 दिसंबर, ये आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक बैलेंस, सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। आपको बैंक ट्रांजेक्शन लिखी है सारी की सारी, आपको लिखा है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,60,000 है, बस और कुछ नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से मुझे उसके फाइनल अकाउंट्स बनाने, फाइनल अकाउंट्स मतलब मुझे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना। अब आपको याद होगा हमारा मेन मेथड होता था कन्वर्जन मेथड। हमने फाइनल अकाउंट्स बनाने मतलब कन्वर्जन बनाना है। कन्वर्जन में क्या होता है बेटा, आपको पहले कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बगैर आप ऐसे बना नहीं सकोगे। तो आपको क्या करना है भाई, चलो हम स्टार्ट करते हैं पहले फिक्स्ड एसेट अकाउंट से, कुछ वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग विथ सम वर्किंग नोट्स। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसेस आर गिवन टू अस। मैं पहले फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाऊंगा। अब यहां पे चेक करो, मेरे पास आ जाएगा भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास कितना है भाई, 7,500 ओपनिंग बैलेंस है, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इफ यू रिमेंबर, मेरे पास 9,000 का क्लोजिंग बैलेंस गिवन। ठीक है जी। अब आप देखो एसेट से रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन लिखी हुई, देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने फिक्स एसेट बेचे हैं, पढ़ो। 2500 की चीज 1750 में बेची है, कहने का मतलब बाय बैंक मैंने 1750 का बेचा है, बाय पीएल मुझे हो गया लॉस। लॉस कितने का, 750 का, राइट। आगे चेक करो, मैंने बेटा परचेज करे फिक्स एसेट 5,000 के, परचेज करे 5,000 के, टू बैंक मैंने परचेज करे बच्चों 5,000 के। अब होल्ड ऑन, अब कुछ नहीं भाई, इसका डिफरेंस निकालो, डेप्रीसिएशन आएगा। वो डेप्रीसिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है इसके बगैर पीएल नहीं बनेगा। ठीक है, तो बच्चे एक काम करें बेटा, डेप्रीसिएशन निकालें, कितना आया जल्दी, 1,000। चलो जी, अब आप लोगों को भाई फिक्स्ड एसेट बना लिया, आपको पता है डिटेल्स ऑफ बैंक ट्रांजेक्शंस आर गिवन, तो आपके लिए मेन एक हो जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जरा बैंक के ना बैलेंसेस को जरा ध्यान से देखना। आपके पास ना उसने बैंक का ओपनिंग बैलेंस डैश लिखा है, मतलब पक्की बात है ओपनिंग बैलेंस होगा बट मिसिंग है, मिसिंग है। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 50,000। ओके, सो मैं एक काम करता हूं, क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास 50,000, ओपनिंग बैलेंस मुझे निकालना पड़ सकता है। मैं इधर से देखता हूं, मेरे पास डेटर से कितना पैसा आया, 340। लो भाई, मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ दी है ओपनिंग बैलेंस लिखने के लिए, डेटर से कितना पैसा आया, 340। एडिशनल कैपिटल कितनी मैंने ब्रॉट इन करी, 5,000। एडिशनल कैपिटल बच्चा मैंने ब्रॉट इन करी कितनी, 5,000। मैंने फिक्स एसेट सेल करी 1,750 रुपए। ये लो बेटा, फिक्स एसेट बेचा। मैंने क्रेडिटर्स को पे करा 280, क्रेडिटर्स को पे करा 280। मैंने एक्सपेंस पे करे 49,250, ये आ गया।
ड्रॉइंग्स करी है 25,000, ड्रॉइंग्स करी है 25,000। फिर मैंने एक फिक्स्ड एसेट परचेज करा है, इफ यू रिमेंबर 5,000 का, चेक कर लो, दैट्स इट। अब आप एक काम करें, इनके डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस निकालें। आप जब डिफरेंस निकालोगे तो आप देखोगे आपके पास ये आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। निकालो, ओपनिंग बैलेंस निकालो बेटा, कितना आया? ओके, 62,500, थैंक यू। अब आपको याद करना है बेटा, ये मैंने बना लिया। अब देखो मुझे कौन कौन से बैलेंसेस और गिवन है, मुझे कैसे जज करना है कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। देखो आपको डेटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो आपको पता है वहां यूज हो जाएगा अपना ट्रेडिंग में। तो आपको यहां से जज हो जाएगा कि मुझे ये अकाउंट्स बनाने हैं। क्यों? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस मिसिंग है, तो पक्की बात है मुझे ये बैलेंस निकालने हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? इससे क्या हम लोग को पहले जजमेंट लेनी, भैया अकाउंट बनाने कौन से हैं। तो डेटर्स का पहले मैं अकाउंट बनाऊंगा। ये लो भाई, मैं डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहा हूं। ये हमारा आ गया वर्किंग नोट नंबर 3, ये आ गया 4। बच्चों डेटर्स का अकाउंट और क्रेडिटर्स का अकाउंट, ठीक है। अब समझो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास है 1,02,500। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरेट डाउन मेरे पास नहीं है, मुझे वो निकालना है। पर आप डेटर्स में चेक करो, नीचे इंफॉर्मेशन देखो, मुझे डेटर्स का क्या गिवन है, 340 कैश रिसीव्ड। ओके, ये कैश रिसीव्ड आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है सर, सेल्स है आपके पास? हाँ जी, सेल्स निकल सकती है। कैसे? आप समझो कैसे। 260 के गुड्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और वो लिखा हुआ है 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। इसको जोड़ दो, 260 में 25% का प्रॉफिट जोड़ दो, 3,25,000 की मेरे पास आ गई सेल्स। नाउ ऑन द एजम्पशन कि भैया मेरे पास सारी सेल्स कौन सी उधार की सेल्स है, क्योंकि कैश सेल्स का इंफॉर्मेशन कहीं पे है नहीं, तो भैया मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, चेक करो। ये आ गया 87,500, ये चेक कर लो। अब ऐसे ही आप जब देखोगे, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है मेरे को 46,000। आप एक काम करो बच्चा, ऊपर चेक करो, बैंक में जो मेरा पेड है, पेड अमाउंट लिखा हुआ है 280 क्रेडिटर्स को। अब तुम फिर फंसोगे, सर एक बात बताओ, परचेजेस कैसे निकालें? टेंशन क्या है यार, मैं बताता हूं, बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मुझे 2,60,000 गिवन है, आप क्वेश्चन चेक करो बेटा, तुम्हें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक है 62,500, तो क्या मैं परचेजेस निकाल सकता? 260 प्लस 62,500 माइनस 50,000, दिस इज 2,72,500 की आपकी परचेज आ गई, चेक करो। इट इज 272,500 की आपकी आ गई परचेजेस। हाँ जी बच्चों, इज इट डन? ये परचेजेस आ गई, तो अब आपने क्या करना है बेटा, परचेजेस जो है वो आपने यहां शो कर देनी है। ये मेरे पास आ गई परचेजेस 272,500,
और मैंने क्या करना है भाई, इसी के बैलेंस को कर लेना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 46,280 माइनस 272,500 53,500। ये लो बच्चों, अब जब आप ये सारा कुछ कर लेते हो भाई, ये करने के बाद आपको पहले बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ही आप ट्रेडिंग पीएल बना सकोगे, बिकॉज कैपिटल निकालना जरूरी है। तो आपके पास भाई ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। अब ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगी, सिंपल सा देख लीजिए। यह आ गया वर्किंग नोट नंबर 5। आपके पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स आ गए हैं। अच्छा, बाकी ओपनिंग इंफॉर्मेशन में फिक्स्ड एसेट की ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन में सारी ओपनिंग इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा। डेटर्स की ओपनिंग इंफॉर्मेशन है 1,02,500। स्टॉक की ओपनिंग इंफॉर्मेशन है 50,000। बैंक की ओपनिंग इंफॉर्मेशन है 62,500। दैट्स इट, आपका कैपिटल आ गया। बैलेंस 1,69,000। दिस इज माई ओपनिंग कैपिटल। ये नहीं निकालोगे तो बैलेंस शीट नहीं मैच करेगी कभी भी। डन हो गया। अब आपके लिए ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पीनट्स है। पीनट समझते हो भैया, इजी है एकदम। ये देख लो, ट्रेडिंग एंड पीएल पहले बनाया। ओपनिंग स्टॉक 50,000। परचेजेस हमने निकाल ली थी 272,500। अच्छा, इनफैक्ट आप देखोगे तो मेरे पास सेल्स मैंने निकाल ली है 3,25,000। क्लोजिंग स्टॉक मुझे पता है, तो जीपी मेरे पास अपने आप ही आ जाएगा 65,000। जीपी को ब्रॉट डाउन करा 65। एक्सपेंसेस आ गया 49,250। लॉस आ गया बेटा फिक्स्ड एसेट की सेल पे, याद है नुकसान हुआ था 750। डेप्रीसिएशन याद है बेटा, डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन याद है, हमने निकाला था फिक्स्ड एसेट के अकाउंट के अंदर से 1,000। चलो अब आप देखो नेट प्रॉफिट कितना आया। इट इज 14,000। अब तुम एक काम करो बेटा, ट्रेडिंग बन गया, पीएल बन गया, अब बनाओ बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और खुद चेक करो कि क्या तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस शीट का आंसर 2,09,000 आता है कि नहीं आता। चलो इतना तो काम खुद कर ही सकते हैं। बनाइए क्लोजिंग बैलेंस शीट, टोटल शुड बी 2,09,000। आ गया, गुड, शाबाश। भाई साहब, जो बच्चे ऑनलाइन में क्लास लगा रहे हैं, कितने लोगों से आंसर आ गया? जस्ट रेज योर थम्स इफ यू गॉट द आंसर।
अच्छा बच्चों को तब तक मैं एक इंफॉर्मेशन और दे दूं बेटा, ऐसी एक तुम्हारी एमटीपी स्पेशल क्लास लगेगी कल सुबह लॉ की, ठीक है? उसका टाइमिंग अभी आपको मैसेज करवा देता हूं, राइट? उसको मिस मत करना। कल सुबह लॉ की भी क्लास है और फिर उसके बाद आपकी अकाउंट्स की भी होगी। अकाउंट्स का ये वाला जो क्लास है इसका पार्ट 2 वो हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट? आपको सारे टाइमिंग्स वगैरह भी मैसेज पे आ जाएंगे सारे बच्चों को। बी रेडी फॉर दैट। सो आई होप एवरीबडी गॉट द आंसर। चलो दैट्स गुड, वेरी गुड।